तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जिन्हें मेरी हॉरर स्टोरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग और हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिससे आप सुनेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। इससे आपका कुछ नहीं होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि मैं आपके लिए रोज नई वीडियोस ला सकूं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की बहुत ही मिस्टीरियस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है दिनेश की। दिनेश जो कि भारतीय सेना का एक फौजी था, जिसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पर कोलकाता के गढ़ के जंगलों में एक मिशन पर भेजा गया था। उस मिशन का मकसद था बांग्लादेश के बंटवारे के समय उस गढ़ के जंगलों में हो रहे इलीगल कामों को रोकना था और जंगल में मौजूद आतंकवादियों को खत्म करना था। इस मिशन में दिनेश के साथ पूरी उसकी एक बटालियन थी, जिन्हें जंगल से सभी आतंकवादियों को खत्म करके जंगल के किनारे पर मौजूद बेस कैंप तक पहुंचना था। कई दिनों तक चले इस मिशन में दिनेश के सभी साथियों ने एक एक करके अपना बलिदान दे दिया, लेकिन दिनेश जैसे तैसे करके उस बेस कैंप तक पहुंच गया। लेकिन बेस कैंप तक पहुंचने के बाद उसे पता चला कि अब उस बेस कैंप को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है और लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। तभी दिनेश की मुलाकात विनय से होती है। विनय जो कि बेस कैंप पर तैनात एक फौजी था। बेस कैंप की शिफ्टिंग की बात उसे विनय से ही पता चली और विनय ने यह भी बताया कि बेस कैंप में बचे कुछ सामान को लेने के लिए कल सुबह कुछ फौजी और कुछ गाड़ियां आएंगी। उसके बाद ही दिनेश नए बेस कैंप पर जा सकेगा। इन सब के बाद दिनेश को विनय का रवैया काफी दोस्ताना और खुशमिजाज लगा। इसके बाद रात को उन दोनों ने मिलकर खाना बनाया और उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने अपने अपने परिवार की बातें बताई और बातों ही बातों में उनकी जो बातें थी वो भूत प्रेत के विषय में आके अटक गई। ये सब सुनने के बाद विनय थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। दिनेश ने उससे इस बात का कारण पूछा। तभी विनय ने अपनी एक स्टोरी सुनाई जो कि बहुत ही हॉरिबल है, जिसे सुनने के बाद दिनेश की भी हालत खराब हो गई। और आप भी इस स्टोरी को एंड तक सुनना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। विनय ने बताया कि बचपन से ही वो अपने गाँव के एक ठाकुर परिवार की लड़की को पसंद करता था, जिसके बाद जब वो बड़े हुए तो उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। लेकिन उस समय जाति पाति और भेदभाव होने की वजह से उन दोनों के परिवार वालों ने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन इन सब के बाद वो कभी अपने गांव अपने घर वापस नहीं जा सके। शादी करने के बाद उन दोनों ने गांव के बाहर एक जंगल के किनारे पर अपना एक घर बनाया। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। ऐसे सुनसान एरिया में रहने की वजह थी उसकी पत्नी यानी सुधा के घर वाले। विनय को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं सुधा के घर वाले उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ जाएं। और उसे बाहर से भी एक खबर मिली थी कि सुधा के घर वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद विनय ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान के लिए और अपनी वाइफ को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उसने बहुत मेहनत की और इसके बाद उसे इंडियन आर्मी में जॉब मिल गई। विनय की नौकरी की शुरुआत उसकी ट्रेनिंग से हुई, जिसके लिए उसे बिहार से पंजाब जाना पड़ा। ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसने सुधा को यानी अपनी पत्नी को उसके परिवार से अलर्ट रहने के लिए कहा। उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए पंजाब चला गया। ट्रेनिंग पहुंचने के कुछ दिनों बाद विनय को सुधा की चिट्ठी मिली, जिसमें उसे पता चला कि उसे बेटा हुआ है। ये सुनने के बाद विनय बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने सुधा को चिट्ठी लिखा कि वो बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कुछ ही महीनों में वापस आ जाएगा। लेकिन इसके बाद सुधा की एक भी चिट्ठी नहीं आई। विनय ने अपनी तरफ से उसे बहुत सी चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसे किसी का भी जवाब नहीं मिला। विनय को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं सुधा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। उसके लिए बेस कैंप में एक एक दिन बिताना बहुत ही ज्यादा भारी हो गया था। वो जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता था। तभी वो दिन आ गया जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई और अब वो अपने घर जाना चाहता था और कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। घर लौटते समय विनय का मन बहुत ज्यादा बेचैन था। वो यही सोच रहा था कि इतने दिनों तक सुधा की चिट्ठी लिखने का क्या कारण हो सकता है। वो यही सोचते सोचते भारी मन के साथ घर पहुंचने वाला था,
लेकिन घर पहुंचने के बाद जब विनय ने सुधा को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखा, तब जाकर उसे चैन की सांस आई। सुधा भी विनय से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। सुधा पहले एक चंचल लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब वो अपने बच्चे को लिए सारा दिन ऐसे ही बिता देती और हमेशा उदास रहती। लेकिन विनय के कई बार पूछने पर भी सुधा ने उसकी उदासी का कारण नहीं बताया। इसके बाद विनय सुबह से शाम तक अपने नए घर बनवाने के कामों में काफी बिजी रहने लगा और वहीं सुधा घर के चार दीवारी में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। विनय को सुधा का ये अजीब बिहेव कुछ समझ नहीं आया। विनय ने सुधा के बारे में बहुत ही अजीब सी चीजें नोटिस भी की थी। एक तो ये कि सुधा को पहले पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन जब से विनय वापस आया है तब से उसने एक बार भी सुधा को पूजा करते नहीं देखा। और दूसरा ये कि उसने सुधा को एक भी बार खाना खाते हुए नहीं देखा। वो विनय से बहुत ही पहले सुबह जल्दी उठ जाती थी और पूरे दिन अपने बच्चे के साथ इधर उधर काम करते हुए दिखाई देती थी। इसके बाद विनय एक दिन अपने घर के पीछे बाड़ी तैयार करने के लिए खुदाई कर रहा था। खुदाई करते टाइम उसे जमीन से एक कपड़े का टुकड़ा मिला। ये सब देखने के बाद विनय ने उसी जगह को थोड़ा और गहरा खोदा। खुदाई करने के बाद उसे जो वहाँ पर मिला, उसे देखने के बाद विनय के होश उड़ गए, क्योंकि उस समय विनय जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने दो लाशें पड़ी थी। एक लाश किसी औरत की थी और दूसरी किसी नवजात बच्चे की थी। ये सब देखने के बाद दिनेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद विनय थोड़ा करीब जाकर देखता है, तब उसने देखा कि उस औरत के गले में वही मंगलसूत्र है जो उसने अपनी बीवी सुधा को उसकी शादी के टाइम पर पहनाया था। अब विनय को समझ में आ गया था कि जो वो देख रहा है इसका मतलब ये है कि अभी तक वो अपने बीवी और बच्चे के साथ नहीं बल्कि उनके भूतों के साथ इस घर में रह रहा था। और अब उसे सुधा के बदले हुए रवैये का भी समझ में आ गया था। विनय की ऐसी डरावनी कहानी सुनकर दिनेश काफी सहम सा गया। उसने अपनी लाइफ में ऐसा हॉरर इंसिडेंट आज तक नहीं सुना। वो डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। अब जब रात काफी ज्यादा हो गई थी तो दिनेश और विनय ने सोने का फैसला किया। दोनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए, लेकिन दिनेश घंटों उसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह आर्मी के ट्रक्स बेस कैंप तक पहुंच गए और वो लोग सारा सामान इकट्ठा करने लगे और ऐसी आवाजें सुनकर दिनेश की नींद खुल गई। उसके बाद दिनेश भी बाकी जवानों की तरह सामान को ट्रक्स में लोड करवाने लगा और उसके बाद वो ऑफिस रूम पहुंचा, जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। वो तस्वीरें देख ही रहा था, तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर गई जिसमें मौजूद एक जवान बिल्कुल विनय जैसा ही दिखाई दे रहा था। ये सब देखने के बाद दिनेश के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वहाँ पर एक और सैनिक आते हैं और वो बोलते हैं कि इतने गौर से क्या देख रहे हो, ये सूबेदार विनय कुमार हैं, जिन पर इस बेस कैंप की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी थी। लेकिन इस बेस कैंप पे हुए हमले की वजह से इनकी मौत हो गई और ये शहीद हो गए। ये सुनने के बाद दिनेश बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि पिछली रात को भूतों की कहानी सुनाने वाला आदमी खुद एक था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।